क्लास आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ेंगे, है ना। तो पार्ट 1 आपका भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण है ना। आप सभी जानते हैं कि भाषा क्या है। आपकी जो मनुष्य है वो एक क्या है, सामाजिक प्राणी है ना। समाज के लोगों के साथ वो अपना क्या करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता रहता है, या बोल कर या लिख कर करते हैं, है ना। तो या फिर आप लोग क्या करते हो, आप जब हम लोग बोलते हैं और लिख कर प्रकट करते हैं तो दूसरे लोग उसको सुनकर और पढ़कर उनके विचारों को ग्रहण करते हैं, है ना। तो अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने या दूसरों के विचारों को ग्रहण करने के लिए भाषा सबसे आपकी जो सुगम साधन है ना। वैसे तो संकेतों के द्वारा भी मनुष्य क्या करते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकता है, समझा सकता है ना। लेकिन किंतु संकेतों के द्वारा हम अपनी बात को एक सीमा तक ही समझा सकते हैं, है ना। या सिर हिलाकर, या किस तरह से मान लीजिए कि आप विद्यालय आपने मुझसे कहा कि कक्षा से बाहर जाने की आपने अनुमति मांगी है ना। और तब मैंने आपको सिर हिलाकर आपको कहा कि आप चले जाइए, है ना। तो विद्यार्थी कक्षा से बाहर चला गया। यहाँ मतलब मैंने बिना बोले ही अपने मन की बात आपसे कह दी, है ना। तो किंतु इस प्रकार के व्यक्त किए गए विचार अपूर्ण तथा अस्पष्ट होते हैं, है ना। तो इसलिए इससे काम नहीं चल सकता। तो इससे आपके इसमें जो भाषा होती है, इसको हम लोग किस तरह से समझते हैं, अब हम इसको पढ़ेंगे, है ना। तो भाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर व लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे लोग उसके सुनकर और पढ़कर समझते हैं, है ना। तो भाषा की जो डेफिनेशन क्या हुई, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और वह इसके माध्यम से दूसरों के विचारों को सुनकर और पढ़कर समझता है। तो ये क्या कहलाती है, आपकी भाषा कहलाती है ना। आपको पता है भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, है ना। मौखिक भाषा क्या होती है, जब हम दूसरों के समक्ष अपने भावों को और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे हमारे विचारों को और भावों को सुनकर समझते हैं, तो वो आपकी मौखिक भाषा कहलाती है आपकी, है ना। जैसे कि आप टेलीफोन पे बातें करते हो, या फिर आपका कोई भाषण कोई दे रहा है, उसको ये रेडियो सुनना, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी मौखिक भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो आपका पहला है इसमें मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है, जब हम दूसरों के समक्ष अपने भाव एवं विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, है ना। तथा दूसरे लोग क्या कहते हैं, हमारे विचारों और भावों को सुनकर समझते हैं।
समझते हैं, है ना। तो ये आपकी मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि टेलीफोन पे बात करना, टीवी देखना, रेडियो सुनना, ये सब क्या है आपकी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। फिर आता है आपका दूसरा लिखित भाषा, है ना। तो ये क्या होता है लिखित भाषा में, जब हम अपने भावों अपने भाव एवं विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे लोग हमारे विचारों व भावों को पढ़कर समझते हैं, पढ़कर समझते हैं, तो वह आपका लिखित भाषा कहलाता है, है ना। तो लिखित भाषा आपका क्या कहता है, जब हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग हमारी जो भाषा है उसको पढ़कर समझते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं आपका लिखित भाषा कहते हैं, है ना। तो लिखित भाषा में आपका पत्र लिखना हो गया आपका, है ना, या फिर अखबार पढ़ना हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं आपका लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं, है ना। आपका जो मेन है इसमें जो भाषा का जो शब्द है आपका संस्कृत भाषा भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी करना, है ना। तो आपको इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। फिर आपको पता है कि हमारे जो भारत के संविधान में आपकी 22 भाषाओं को हमने मान्यता दी गई है इसमें, है ना। तो आपकी जो 22 भाषाएं हैं उनको मान्यता दी गई है। फिर आपका इसमें हिंदी भाषा का जो महत्व है, विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में आपका हिंदी भाषा का आपका तृतीय स्थान होता है ना। तो इसको हम तीसरे स्थान पर रखते हैं विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं में, है ना। और भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है वो आपका बोली कहलाता है। क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। फिर आपका इसमें आता है इसमें कि आपका बोली के अलावा इसमें आता है लिपि, है ना। जब हम अपनी बातों को क्या कहते हैं, भाषा का जब 2 प्रकार से बोलकर लिखकर किया जाता है ना। और अधिक बात तो सुरक्षित नहीं रख सकते हम, बोलकर जब अपनी भाषा को काफ़ी समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते, है ना। बोलते ही वो बात समाप्त हो जाती है। उसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं आपका लिपि कहते हैं आप, है ना। तो आपका लिपि में फिर व्याकरण को लेते हैं। व्याकरण में जैसे व्याकरण का अर्थ होता है, व्याकरण वह शास्त्र है आपका जो भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों को शुद्ध आपको बोलना, पढ़ना, लिखना आपका जो का प्रयोग सिखाता है। इसके द्वारा आप सीख सकते हो कि आपका भाषा को किस शुद्ध में रूप में लिखना है, किस रूप में पढ़ना है ना। तो इसका प्रयोग हमें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। व्याकरण के आपके 3 अंग माने जाते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और आपके वाक्य विचार। ठीक है, आगे समझ में, है ना। तो आपका इसमें इतना है। इसमें मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जिस साधन के द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा सार्थक ध्वनियों का समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, है ना। बोलने और सुनने की जो भाषा होती है उसको हम मौखिक भाषा के अंतर्गत रखते हैं और लिखने और पढ़ने की जो भाषा होती है उसको हम लिखित रूप में रखते हैं। फिर ऐसे जो भाषा सबसे पहले हम लोग अपने घर पर सीखते हैं, है ना, उसको हम मातृभाषा कहते हैं हम लोग, है ना। पहले मौखिक भाषा की उत्पत्ति हुई, उसके बाद लिखित भाषा का विकास हुआ धीरे धीरे, है ना। और भारतीय संघ में राजभाषा के रूप में अपनी हमारी जो भाषा है उसको 14 सितंबर को स्वीकार किया गया था, है ना। भाषा के लिखित रूप का प्रयोग से ज्ञान को अनेक युगों के लिए हम आप सुरक्षित रख सकते हैं, संचित कर सकते हैं लिखित रूप में, है ना। और हिंदी की लिपि क्या है आपकी? देवनागरी है। हमने बताया था मैंने आपको। विचारों को लिखित रूप देने के लिए जिन जिन ध्वनि चिन्हों का हम प्रयोग किया जाता है उसे लिखने की विधि आपकी क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। फिर आपका इसमें दूसरा पार्ट था आपका वर्ण विचार।
है ना। तो वर्ण विचार के अंतर्गत क्या आते हैं, है ना। मैंने आपको पहले भाषा के 2 रूप पढ़ा दिए थे, है ना। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना। तो भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है और प्रत्येक को लिखते समय उनका लिखित रूप में प्रकट करने के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यही चिन्ह जो होते हैं आपको हम लिपि कहते हैं, इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, आपका वर्ण कहते हैं, है ना। बोलते समय हमारे मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें ध्वनियों को हम लिखित रूप में जब लिखते हैं उनको अक्षर या वर्ण कहते हैं, है ना। अतः वर्ण की जो परिभाषा है आपकी, तो क्या होती है वर्ण की परिभाषा? वर्ण भाषिक ध्वनि का लिखित रूप होता है ना। लिखित रूप होता है और वर्णों के क्या होते हैं, वर्णों के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्णों के मेल से ही आपके शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों को ही हम अक्षर भी कहते हैं, है ना। हर भाषा में वर्णों की संख्या समान नहीं होती है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होती है ना। आपकी वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला होती है आपका वर्णों के व्यवस्थित समूह को, है ना। आप इसकी वर्णमाला को भी लिख देती हूँ मैं आपको। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। है ना। वैसे तो बच्चों से पूछती हूँ तब बच्चे बोलते हैं वर्णमाला वर्णों का समूह होता है ना। वर्णों का समूह यदि बोला जाए तो इसकी जो परिभाषा है इसको व्यवस्थित लिखना जरूरी होता है, क्योंकि क से लेकर ग एक व्यवस्थित रूप में लिखा जाता है इसको, इसलिए इसको व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसकी सही डेफिनेशन यही है आपका। फिर वर्ण के भेद, है ना। आपको पता है कि वर्ण आपके जो वर्ण होते हैं अ से लेकर ज्ञ तक का, इसमें इसको 2 भागों में बांटा जाता है आपका। पहला होता है आपका स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन में बांटते हैं आपको। स्वर क्या होते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली जो वायु है बिना किसी रुकावट के बाहर आती है ना। जब आप उच्चारण करते हैं इन शब्दों का तो बिना रुकावट के जो आपसे मुँह से निकलने वाली जो वायु है, हवा है, वो बिना रुकावट के सीधे आपके मुँह से बाहर आती है ना। और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से हम इनका कर सकते हैं। वर्णों का हिंदी वर्णमाला में आपके 11 स्वर हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो फिर इसके बाद था स्वरों के जो भेद होते हैं, उच्चारण लगने के आधार पर इनको 3 भागों में बांटते हैं आपका। पहला होता है आपका स्वर के ह्रस्व स्वर, दूसरा है इसमें दीर्घ स्वर और तीसरा है आपका पलुत स्वर, ठीक है। 3 भागों में इनको बांटा जाता है आपका। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं आपके? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जब इनका उच्चारण करते हैं तो सबसे कम इनका समय लगता है, इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं आपका। फिर इनकी संख्या 4 है आपकी, अ ई उ री, है ना। तो ये आपके 4 होते हैं इनकी संख्या। फिर दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। कितना? 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आ ई उ ए आई ओ औ, है ना। तो ये भी आपकी कितनी इनकी संख्या 7 होती है आपके। फिर आता है आपका पलुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है, उनको पलुत स्वर कहते हैं आपका। ओम, राम आदि इस तरह के जो शब्द होते हैं इनको हम पलुत स्वर के अंतर्गत रखते हैं। फिर आपका आता है व्यंजन, है ना। तो व्यंजन क्या होते हैं आपके जो व्यंजन होते हैं, है ना। व्यंजन आपके ये वे वर्ण है जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण करने के लिए हवा को मुंह को अलग अलग स्थानों पर रुकना पड़ता है, इनको हम व्यंजन कहते हैं आपके। ये क से ग इत्यादि होते हैं और इनकी संख्या 33 होती है आपकी। इसके भी 3 भेद होते हैं, है ना। आपका पहला होता है इसमें स्पर्श व्यंजन, है ना। फिर दूसरा होता है इसमें अंतस्थ व्यंजन। फिर आता है आपका इसमें ऊष्म व्यंजन,
ठीक है, ये होते हैं इसमें। स्पष्ट व्यंजन में आपका क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु होती है आपके मुख के विभिन्न भागों को, मतलब आपके कंठ को, तालु को, मूर्धा को, दंत को, ओष्ठ को स्पष्ट करते हुए बाहर निकलती है, तो इनको हम स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। स्पष्ट से पता से छूते हुए बाहर आती है ना। इन वर्णों की संख्या 27 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा जाता है, जैसे क ख ग घ ढ च छ ज झ ञ ट ठ न। तो ये 5 वर्गों के हिसाब से इसको बांटा गया है, तो इनको स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। ये आपके मुख से जब इसका उच्चारण करते हैं इनका, तो इनसे निकलने वाली जो वायु है मुख के किसी न किसी भाग से टकराकर बाहर निकलती है। फिर आता है आपका अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है, मतलब ना तो ये पूरे स्वर होते हैं ना पूरे व्यंजन होते हैं, है ना। इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है आपकी, य र ल व, ठीक है। फिर आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुँह से निकलने वाली जो वायु है तेज गति से, मतलब ऊष्मा गर्मी पैदा करती हुई मुँह से बाहर निकलती है, इसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह, है ना। तो ये आपके 4 हैं, इनकी संख्या भी 4 होती है। फिर आता है आपका संयुक्त व्यंजन, है ना। संयुक्त व्यंजन में आपका संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे व्यंजन जो 2 विभिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं, 2 व्यंजनों के योग से मिलकर बनते हैं, इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं या संयुक्त अक्षर कहते हैं इनको, है ना। जैसे कि आपका अक्ष, त्र, ज्ञ और श, है ना। तो अक्षर किससे बनता है आपका, क प्लस श। फिर त्र किससे बनता है, ज प्लस य। फिर आपका सॉरी त्र नहीं बनता, ज्ञ बनता है इससे, ज्ञ। आपका त्र बनता है इससे त प्लस र से। श्र बनता है आपका श और र से, है ना। तो इस तरह से ये बनते हैं आपका। तो इनको 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, आपका संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे समझ में, है ना। तो इसी में आपका द्वित्व व्यंजन भी आता है आपका व्यंजन। ऐसे एक जैसे 2 व्यंजन, मतलब एक जैसे एक स्वर रहित होता है, एक स्वर सहित होता है, आपस से मिलने से इनको द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपका व्यंजन में आपका क, ये स्वर रहित है जिसके नीचे हलंत होता है, ये क है, इसमें अ साउंड करेगा आपका, ये बनेगा कक, है ना। तो इसका पक्का, है ना, मक्का, सॉरी मक्का, इस तरह के शब्द बनेंगे, है ना। च जैसे ये स्वर रहित है आपका, ये स्वर सहित है आपका, है ना। तो इससे शब्द बनेगा आपका बच्चा, सच्चा, है ना, कच्चा, आप जो भी कुछ लिखना चाहे इस तरह के शब्द। तो इनको द्वैत व्यंजन कहते हैं। तो इसमें ऐसे 2 व्यंजन, एक स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित होता है, आपस में मिलकर द्वैत व्यंजनों का निर्माण करते हैं आपका। फिर आता है आपका वर्ण विच्छेद। किसी शब्द में स्वर तथा व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है आपका, है ना। तो वर्ण विच्छेद आपको पता है कैसे होता है, आपको मैं करके दिखाती हूँ। जैसे कि आपका मानक, है ना। ये पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, तो इसको लिखेंगे म प्लस आ प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस अ, मानक, इस तरह से लिखते हैं इसको। फिर यदि ज्ञानी लिखना है आपको, ज्ञानी, है ना। तो आपको पता है कि अभी मैंने बताया था आपको संयुक्त व्यंजन में 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। तो ज्ञ आपका दो वर्ण है आपके, तो उसको दोनों को अलग करेंगे, आपका ज और य, है ना, प्लस फिर आ आएगा, है ना, प्लस न प्लस आपकी बड़ी ए। तो इस तरह से इसको हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं आपका। आगे समझ में ऐसी एक हो लेते हैं जैसे आकांक्षा, आकांक्षा, तो आ प्लस क प्लस अंग, इसी में लगाते हैं, है ना, प्लस फिर अक्षर है आपका। तो इसको भी 2 शब्दों के मेल से बनता है आपका क प्लस पेट पटाशा प्लस आ, है ना। इस तरह से आप इनका वर्ण विच्छेद करेंगे, है ना। तो आप इन दोनों चैप्टरों को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, है ना, तब आप इनको लर्न करेंगे एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।